इशिका ने हल्की मुस्कान के साथ, आ सकती हो, लेकिन कोई वजह तो होगी ना आने की। मोहिनी के चेहरे पर एक सेकंड के लिए इरिटेशन आया, लेकिन वह संभल गई। मोहिनी ने कहा, वो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और आपसे मिलने का दिल किया, इसलिए मैं आ गई। लेकिन फिर मन ही मन बोली, मैं तो बस तुझे यहाँ भड़काने के लिए आई हूँ। इशिका उसे ध्यान से देख रही थी। उसे उसकी मन की सारी बातें पता चल रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। उसका तो मन कर रहा था कि वह उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दे, लेकिन वह चुप रही। मोहिनी की नज़र अब धीरे धीरे अदर पर गई। वह अदर को बुरी नज़र से देख रही थी। यह सब अदर महसूस कर रहा था, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। वह सिर्फ इशिका को ही देख रहा था, जो आज मोहिनी से अलग बर्ताव कर रही थी। उसे यह देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। नहीं तो उसे लगा था मोहिनी की एक बात से वह उसे लड़ाई करने लगेगी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। यह देखकर उसके मन में सुकून था। यह सब इशिका भी देख रही थी कि मोहिनी कैसे उसके पति को देख रही है। उसे गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था वह उसकी आंखें निकाल दे, लेकिन उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। मोहिनी धीरे धीरे अदर के पास आई, बोली, जीजा जी आप कैसे हैं? उसकी आवाज़ में इतनी मासूमियत झलक रही थी जैसे वह कितनी मासूम हो, लेकिन अदर और इशिका जानते थे वह कैसी लड़की है। लेकिन अदर ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा, उसे इग्नोर कर दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हुआ। देखकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। वह हर बार ऐसा ही करता था, लेकिन जैसे तैसे मोहिनी खुद को कंट्रोल कर लिया करती है। फिर मोहिनी ने अदर से कहा, जीजा जी आप तो बहुत बिजी रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं देते। फिर अदर ने बिना भाव के कहा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। यह सुनकर मोहिनी का चेहरा काला पड़ गया। उसने इशिका की तरफ देखा और कहा, देखो ना जीजा जी मुझे कैसे बात कर रहे हैं। उसने मासूम सी शक्ल बना ली। उसे लगा आज भी इशिका उसकी साइड लेगी और अदर से लड़ेगी, लेकिन इशिका का मन ही मन हंस रही थी उसके ऊपर। फिर इशिका ने कहा, तुम्हारे जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके पास टाइम कहाँ है और उन्हें अभी ऑफिस भी तो जाना है। और तुम तो मुझसे मिलने आई हो ना, तो मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मैं हूं ना। फिर मोहिनी नकली मुस्कान के साथ इशिका के पास बैठ गई। उसे इशिका पर गुस्सा आ रहा था कि उसने आज उसकी तरफ से क्यों नहीं बोला। तभी वो दौड़कर इशिका के पास आया और मम्मा। इशिका ने झुककर उसे गले लगा लिया और माथे पर किस किया। यह सब देखकर मोहिनी हैरान हो गई कि क्या सब कुछ ठीक हो गया इनके बीच। फिर अदर ने इशिका से कहा, उसे ऑफिस जाना है, वह जाते वक्त और उसको भी स्कूल छोड़ देगा, इशिका ने कहा। और फिर अदर और इशिका के माथे पर किस करके और उसके साथ उसे बाय बोलकर घर से निकल गया। मोहिनी यह सब देखकर जल भून रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये दोनों इतने क्लोज कैसे आ गए? आप घर में सिर्फ इशिका और मोहिनी थी। कुछ सेकंड तक वहाँ खामोशी छाई रही। फिर मोहिनी ने धीरे से इशिका से पूछा, दीदी क्या आपके और जीजा जी के बीच सब कुछ ठीक हो गया? उसकी आवाज़ में नकली चिंता छलक रही थी। यह सब इशिका अच्छे से समझ रही थी। फिर इशिका ने कहा, हाँ हमारे भी सब कुछ ठीक हो गया, क्यों नहीं होना चाहिए था? क्या तुम खुश नहीं हो? मोहिनी ने ज़बरदस्ती में कहा, नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो पूछ रही थी कि आपकी और जीजू की लड़ाई हो रही थी ना। लेकिन वह मन ही मन बोली, मुझे भला क्यों खुशी होगी? मुझे तो बहुत ही जलन हो रही है। मुझे तो तुम दोनों को अलग करना था, लेकिन लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। यह सब इशिका का सुन रही थी, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। फिर इशिका ने कहा, वह तो हर नॉर्मल पति पत्नी के बीच होती है, इसमें हैरान होने वाली बात क्या है? और हमारे भी सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इशिका ने मन ही मन कहा, मैं तेरी हर सोच जानती हूँ कि तू बस देखती रह जा कि मैं कैसे तेरी हर चल कर नाकाम करती हूँ। फिर इशिका आराम से सोफे पर बैठ गई। उसने उसे कहा, अच्छा वैसे यह सब छोड़ो, तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी? उसे बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा। मोहिनी थोड़े हैरान होगी कि यह इतनी शांत क्यों। उसने कहा, नहीं दीदी मुझे चलना चाहिए। उसे लगा था हर बार की तरह वह उसे रोकेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मोहिनी ने कहा, दीदी अब मैं चलती हूँ। इशिका ने कहा, अच्छा ठीक है तो बाय। मोहिनी हैरान रह गई। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसने उसे रोका क्यों नहीं, लेकिन वह मजबूरी में चली गई। उसे जाते ही इशिका ने रात की सांस ली और उसे हंसी भी आ रही थी। इशिका ने हंसते हुए कहा, उसका चेहरा देखने लायक था, मज़ा आ रहा था। वैसे मुझे पता है यह वह सारी बातें जाकर अपनी लालची माँ को बताएगी। देखते हैं इनका अगला नाटक क्या होगा। फिर वह अपने कमरे में चली गई। वह खिड़की के पास गई, बाहर देखते हुए बोली, इस बार शिकार मैं करूंगी और तुम लोगों को हारता हुआ देखूंगी। उसके चेहरे पर नफरत साफ साफ झलक रही थी, आंखों में गुस्सा था। मोहिनी सीधे ठाकुर पैलेस पहुंची। वह जल्दी जल्दी अंदर पहुंची। उसने देखा उसकी माँ बाहर हॉल में सोफे पर बैठी थी। मोहिनी ने थोड़े गुस्से में कहा,
माँ पता आपको आज क्या हुआ? रीता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मोहिनी वही बैठ गई। उसने बताया कि आज ऋषिका जी बिहेव कर रही थी और तो ऋषिका और अदर के भी सब कुछ ठीक हो गया और वह दोनों काफ़ी करीब थे। फिर रीता ने कहा कोई बात नहीं, हम ऋषिका को यहाँ बुलाते हैं और फिर उसे अदर के खिलाफ भड़काएंगे। देखना वह आसानी से हमारी बातों में आएगी जाएगी, फिर देखने को हमसे कैसे बचती है। मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा मैं उसे बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहती, मैं उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ। दोनों माँ बेटी मिलकर हंसने लगी, आगे की प्लानिंग करने लगी। दूसरी तरफ अग्निवंशी मैंसन में ऋषिका अपने कमरे में बैठी थी। उसने सोचा क्यों ना आज अथर्व को सरप्राइज दिया जाए। उसने एक प्लान बनाया। वह नीचे गई सीधे किचन में। आज वह खुद अपने हाथों से अथर्व की पसंद का खाना बनाने वाली थी। नौकर यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने कहा हम बना देते हैं, आप रहने दीजिए। ऋषिका ने सीधा जवाब दिया नहीं, आज मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से। फिर ऋषिका ने अथर्व की मनपसंद का खाना बनाया। देर में खाना तैयार हो गया। उसने सब कुछ पैक किया, फिर अपने कमरे में चली गई। आज ऋषिका बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी जिससे वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और फिर वह ऑफिस के लिए निकल गई। अथर्व का ऑफिस बहुत ही बड़ा था, वहाँ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी। ऋषिका अंदर जाने लगी, तभी एक गार्ड ने उसे रोका। मैम आप अंदर नहीं जा सकती, गार्ड ने कहा। ऋषिका ने उसे देखा और कहा क्यों अंदर नहीं जा सकती? आपको परमिशन नहीं है, उसने कहा। ऋषिका ने मन में कहा अब मुझे अपने पति के ऑफिस जाने के लिए परमिशन मांगनी पड़ेगी। फिर ऋषिका ने कहा मैं तुम लोगों की लेडी बॉस हूँ। गार्ड ने एक दूसरे को देखा और कहा हमें पता है कि ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां आती हैं और कहती हैं हम उनके दोस्त हैं या फिर कजन, लेकिन हम किसी को अंदर नहीं जाने देते। ऋषिका ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसे अचानक याद आया वह विराज को कॉल करती है। विराज अथर्व का पर्सनल असिस्टेंट था, वह बहुत ही ईमानदार था अथर्व के लिए। ऋषिका ने विराज को कॉल किया। विराज उस वक्त मीटिंग में था। उसने फ़ोन देखा तो लेडी बॉस का कॉल था। वह तुरंत मीटिंग रूम से बाहर आ गया और कॉल उठाया। ऋषिका ने कहा हेलो विराज, मैं ऑफिस के बाहर हूँ लेकिन गार्ड्स मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, क्या तुम मुझे अंदर ला सकते हो? और सुनो अथर्व को इस बारे में मत बताना कि मैं आई हूँ। विराज ने तुरंत कहा आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। फिर विराज तुरंत नीचे आया जहाँ ऋषिका खड़ी थी। गुड मॉर्निंग मैम, उसने ऋषिका को रिस्पेक्टफुली ग्रेट किया। गार्ड यह देखकर चौंक गए। फिर विराज ने सख्त आवाज़ में कहा यह हमारी लेडी बॉस है। गार्ड डर गए और तुरंत ऋषिका से माफ़ी मांगने लगे। आई एम सॉरी मैम, हमें पता नहीं था। ऋषिका ने शांत होकर कहा कोई बात नहीं, आप लोग तो अपना काम कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। गार्ड्स ने गहरी सांस ली। विराज उसे अंदर ले आ गया। वह उसे एक अलग से लिफ्ट की तरफ ले गया। वह प्राइवेट लिफ्ट थी जिसे अथर्व और उसका असिस्टेंट ही जाता था, बाकी किसी को भी इजाज़त नहीं थी कि उस तरफ जाने की। कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट खुली और वह सीधे अथर्व के कैबिन में गई। ऋषिका अंदर गई। अंदर बहुत ही शांति थी, हर चीज़ एक्सपेंसिव थी। विराज ने कहा सर अभी मैं मीटिंग में, अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुला दूँ। ऋषिका ने कहा नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। फिर ऋषिका भाई अकेली बैठी रही। वह कैबिन के चारों तरफ देख रही थी, तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी जहाँ पर ऋषिका उसकी फ़ोटो थी। वह यह देखकर मुस्कुरा दी। इतनी देर बाद कैबिन का दरवाज़ा खुला। वहाँ से एक लड़की आई, भारी मेकअप और घमंडी चाल। उसका नाम मेघा था। उसने काफ़ी छोटे कपड़े पहने थे। वह यहाँ अथर्व को रिझाने आई थी ताकि वह अथर्व को से शादी करके मिसेज अग्निवंशी बन सके, क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि अथर्व की शादी हो चुकी है। अथर्व की शादी के बारे में या और उसके बच्चे के बारे में भी नहीं पता था। अभी उनकी शादी सीक्रेट की गई थी क्योंकि अथर्व के बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए अभी यह शादी सीक्रेट की गई थी। लेकिन उनके परिवार वालों को पता था, बस छोड़कर बाहर वालों को किसी को भी नहीं पता था। उसने अंदर आते ही ऋषिका को देखा। वह तुरंत गुस्से में आ गई। उसने कहा तुम कौन हो और बॉस के कैबिन में क्या कर रही हो? ऋषिका खड़ी हो गई। उसने आंखें में गुस्सा था। उसे सब याद आ गया। पिछले ज़िंदगी में यह वही था जिसकी वजह से उसने अथर्व पर शक किया था। मोहिनी ने उसे बताया था कि उसका तो फिर मेघा के साथ है, इसकी वजह से ऋषिका अथर्व पर शक करने लगी और उनके बीच लड़ाइयाँ हो रही थी। फिर ऋषिका ने कहा मैं तुम्हारी लेडी बॉस हूँ, तुम बिना परमिशन के कैसे अंदर आ सकती हो? मेघा भड़क गई। उसने कहा अपनी बकवास बंद करो, बॉस की अभी तक शादी भी नहीं हुई। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ जो बॉस को फंसाने आती हैं। और वह ऋषिका को बुरा बुला बोलने लगी। यह सुनकर ऋषिका का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा बहुत हो गई तुम्हारी हिम्मत। वह आगे बढ़ती तभी मेघा उसने ऋषिका को जोर से धक्का दिया जिससे ऋषिका संभल नहीं पाई। वह जोर से नीचे गई। उसके पैर में मोच आ गया। उसी समय कैबिन का दरवाज़ा खुला और अथर्व अंदर आया। उसने यह सब देखा। उसकी आंखों गुस्से से लाल हो गई। वह तुरंत ऋषिका के पास आ गया। जान, उसने तुरंत उसे उठाया और सोफे पर बैठाया। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? ऋषिका ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा। यह लड़की उसे गलत बोल रही थी और वह कह रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ फंसाने आई हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे सच में बुरा लग रहा था कि कोई उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। वह अथर्व की बीवी थी।
यह सब सुनकर उसके आसपास का ओरा काफी खतरनाक हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। यह सब देखकर मेघा डर गई। उसे समझ आ गया इशिका का सच में उसकी पत्नी थी, लेकिन उसे जलन हो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। वह कुछ कहती उससे ही पहले अधर चिल्लाए, गार्ड्स गार्ड्स वहां आ गए। फिर अधर ने कहा, इस घटिया लड़की को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो, अभी के अभी। गार्ड्स ने तुरंत मेघा को पकड़ लिया। वह चिल्ला रही थी, सर प्लीज, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह उसे घसीटते हुए लेकर चले गए। फिर अधर वापस इशिका के पास आए। उसने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें लेने आ जाता। अधर ने इशिका के पैर पर ऑइंटमेंट लगाते हुए कहा। फिर इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी और मैं आपके लिए खाना लाई हूँ अपने हाथों से बनाकर। यह सुनकर अधर खुश हो गया, क्योंकि इशिका के हाथों का खाना वह बहुत दिनों से खाना चाहता था। दोनों साथ बैठकर फिर खाना खाने लगे। फिर अदर वापस अपना काम करने लगा। उसने ऋषिका से कहा कि वह वापस जाना चाहती है, लेकिन ऋषिका ने कहा वह उसके साथ जाएगी, इसलिए वह भी सोफे पर बैठी थी और अथर्व को काम करते हुए देख रही थी। यह बात अथर्व भी महसूस कर रहा था। वह बहुत ही खुश था। ऋषिका को बैठे बैठे ही नींद आ गई। वह वही सो गई। अथर्व ने देखा कि ऋषिका सो गई। उसने उसे ब्लैंकेट उठाया और वापस अपना काम करने लगा। फिर जब शाम हो गई तभी ऋषिका ने सिर उठाया। फिर वह दोनों घर के लिए निकल गए। जब तक आरुष भी आ चुका था और उनका इंतजार कर रहा था। तीनों ने साथ वक्त बिताया। आरुष खेल रहा था, इसका मुस्कुराकर उसे देख रहे थे और अथर्व उन दोनों को देख रहा था। उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। रात के वक्त इसी तीनों ने मिलकर डिनर किया। फिर सब अपने अपने कमरों में चली गई। रात का समय अग्नि मैंसन पूरी तरह शांत था। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। इशिका गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसके पास लेटा हुआ अथर्व अभी भी जाग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वह सॉफ्टनेस नहीं थी जो दिन में थी। उसकी आंखों में ठंडापन था। वह उठता और तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता है। जहाँ पहले से उसकी कार खड़ी हुई थी वह उसमें बैठता और बाहर निकल जाता है। उसके पीछे कारों का काफिला था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा विला बना हुआ था। उसके चारों तरफ हाई टेक्नोलॉजी से सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी। विला का नाम डार्क मैंसन था, जहाँ अथर्व अपने दुश्मनों को सजा देता था। विला के अंदर चारों तरफ बॉडीगार्ड ब्लैक यूनिफॉर्म में थे, जिसमें माफिया किंग का लोगो बना हुआ था। साथ ही उनके लोगों में AA लिखा हुआ था और उनके हाथों में हाईटेक टेक्नोलॉजी और काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई गन थी, जिसे वह लेकर खड़े हुए थे। उसे विला के बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग करने से पहले हर किसी को टॉर्चर करने का जानवरों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। और इस विला के अंदर एक कमरे में किसी लड़की को कुर्सी से बांधा गया था। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यह कोई और नहीं बल्कि मेघा थी, जिसे अदर के बॉडीगार्ड यहाँ लेकर आए थे। मेघा बार बार खुद को छुड़ाने को बोल रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था। वह तो बिल्कुल रोबोट जैसे थे, जैसे कि यह सब उनके लिए नॉर्मल सी बात हो। तभी अचानक किसी ने कदमों की आवाज़ आई और जितने भी बॉडीगार्ड थे सब अलर्ट मोड में आकर स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे कदमों की आवाज़ बढ़ रही थी, वहाँ मौजूद सभी बॉडीगार्ड की हालत ख़राब हो रही थी। तभी रूम में अथर्व की एंट्री हुई। उसके चेहरे पर ठंडापन और गुस्सा था, जो किसी की जान से ही शांत होने वाला था। मेघा ने जैसे अथर्व को देखा, उसने कहा, अच्छा हुआ अथर्व तुम यहाँ आ गए। देखो इन लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। उसकी बात सुनकर अथर्व को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अथर्व बोलने की? सिर्फ मेरी जान के सिवा मुझे कोई अथर्व नहीं बोल सकता। मैं सबके लिए मिस्टर अग्निवंशी ही हूँ। उसकी ठंडी आवाज़ मेघा सुनकर उसकी रूह कांप गई। उसके बाद अथर्व वहीं पर किंग साइज पर बैठ गया। उसके आजू बाजू उसके बॉडीगार्ड खड़े थे और उनका असिस्टेंट विराज भी उनके राइट साइड खड़ा हुआ था, जो अथर्व के अंडरवर्ल्ड के सारे काम देखता था। तभी अथर्व इशारा करता है। उसका इशारा समझकर बॉडीगार्ड गर्म पानी लाकर मेघा के ऊपर डाल देता, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पूरे विला में गूंज उठती है, लेकिन किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अथर्व अपनी जगह से उठकर मेघा के पास आया और उसके बाल को कसकर पकड़ कर करते हुए बोला, तेरी वजह से आज मेरी जान को बहुत ही दर्द हुआ। उसकी आंखों में आंसू आए, और जो मेरी जान की आंखों में आंसू लाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर एक बॉडीगार्ड के हाथ में नमक और मिर्च लेकर उसकी पूरी बॉडी पर डाल देता है, जिससे मेघा दर्द से तरफ उठती है और चीखने लगती है। मेघा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अथर्व की तरफ देखकर बोलते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी पत्नी से भी माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन अथर्व को उसकी माफ़ी से कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे थोड़ी देर में दर्द न सहने के कारण मेघा बेहोश हो जाती है। फिर अथर्व एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है, जिससे वह मेघा के ऊपर ठंडा पानी डालता है। मेघा धीरे धीरे होश में आती है
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पछता रही थी कि क्यों उसने इशिका को यह सब कुछ कहा। अगर उसने वह नहीं किया होता तो शायद वह सही सलामत होती। कुछ देर बाद अजहर अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, इसे मगरमच्छों को डाल दो। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड की रूह कांप जाती है, क्योंकि मेघा अभी भी जिंदा थी और उसे जिंदा ही उन मगरमच्छों के सामने डालना जो अथर्व के पालतू थे। उसकी बात मानकर बॉडीगार्ड मेघा को ले जाते हैं। अथर्व वापस अग्नि मैंसन आता और अपने कमरे में जाता है जहाँ इशिका आराम से सो रही थी। अथर्व कपड़े चेंज करके इशिका के पास आकर लेट जाता है और इशिका को अपने बाहों में भरकर फोरहेड पर किस करके सो जाता है।